Hello students, you are once again welcome to Chemistry My Dream and the chapter D and F block elements जो इनऑर्गेनिक का है क्लास 12 के लिए। और लास्ट जो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, जिसका कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज था, तो प्रिपरेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। 3 स्टेप्स में इसका प्रिपरेशन होता है जो क्रोमाइट ओर से बनता है, और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी हमने आपको बताया था कि दिस इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, सिंपल वाटर, बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। और ये जो होता है ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने पहला बतलाया था हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड स्ट्रांगली, पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन गैस आर रिलीज्ड। तो इतना जो है ये बनता है ना। ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट में। और ख़ास करके ये जो ऑरेंज रेड कलर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का है, जैसे ही इसको हीट करेंगे हम, तो सर्टेन टेम्परेचर रीच करने के बाद ये कैसे चेंज करता है? येलोइश कलर में, है ना। तो जैसे ही येलो इस कलर में चेंज होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है पोटेशियम क्रोमेट बन रहा है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसमें होगा वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। और ये जो 3 मोल्स नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद दिस ऑक्सीजन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो गया। आयनिक इक्वेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। और आयनिक इक्वेशन में मैंने बताया था कि ये डाइक्रोमेट आयन का चेंज किस में होता है? क्रोमियम आयन में, ठीक है। और फिर एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। जो 7 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। और फिर हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत होती है, वो भी बैलेंस हो गया। एंड फाइनली चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट में ऐड किया, तो चार्ज भी दोनों साइड बैलेंस हो गया। +6 दोनों तरफ आ गया, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। बट एट द सेम टाइम व्हाट वी से कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, ठीक है। तो ये देखिए डाइक्रोमेट यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसीलिए डाइक्रोमेट क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एंड डाइक्रोमेट कम्स फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो इतना तो हमने आपको बताया, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में और भी हम लोगों को ये देखना है कि एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट किसको किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। वो हम लोग देख लेंगे पहले, इसके बाद ही जो है और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इसका जो मेन प्रॉपर्टीज यहाँ पर 1 है, हम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में ही, तो वो हम लोग लिखेंगे इट ऑक्सीडाइजेस। इट ऑक्सीडाइजेस, देखिए यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इनटू आयोडीन, है ना।
तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फिर वही रिएक्शन लेना है। देखिए ये है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 जो पहले भी लिए थे, और यहाँ पर केवल चेंज आ जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। तो ये पोटेशियम आयोडाइड तो हम लोगों ने ले लिया। प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में भी आपका बहुत कुछ सेम दिखेगा। कैसे, देखिए K2SO4 ये पहले भी हम लोग देखे थे, प्लस ये देखिए क्रोमियम से क्रोमिक सल्फेट, तो Cr2SO4 होल 3 ये भी दिखेगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा H2O वो तो दिखेगा। ओके सॉरी, तो H2O दिखेगा, और H2O के बाद फिर जो कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन बना रहे हैं। दिस इज नॉट द कंपाउंड बट हियर आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ये बन रहा है। तो जो बन रहा है वो केवल एक ठो क्या होगा, न्यू होगा, बाकी सब के सब जो है वही पुराना प्रोडक्ट जो हमने लिखा हुआ था, है ना, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में वही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए सब बैलेंसिंग में हम लोग काम क्या करते हैं, 6Ki यहाँ लिखते हैं, यहाँ 3I2 लिख देते हैं। ठीक है, और फिर देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 7 कर दीजिए, तो 7H2SO4 हो जाएगा। और हम समझते हैं कि यहाँ भी 7H2O कर देंगे तो हो जाएगा 7H2O, है ना। इसको और अच्छा से लिखना चाहेंगे तो थोड़ा सा लिख दीजिए, ये हो जाएगा प्लस 7H2O। अब देखिए, है ना, तो करीब करीब सब अब बैलेंस हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन को पहले देख लेते हैं हम लोग, 28 7 35 हो गया, और इधर हो गया 16 12 हो जाएगा 28 प्लस 7 35। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन भी बैलेंस और सब भी आइटम जो है बैलेंस हो जाता है। तो ये तो हुआ मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अगेन दिस इज मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब अगर कोई कह दे कि भाई इसको आयनिक इक्वेशन में भी लिख करके दिखाइए, तो फिर वही होगा आयनिक इक्वेशन, यहां लिख दीजिए एज आयनिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, ये डाइक्रोमेटाइन हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस ये जो H2SO4 है उसको आप जो है H+ के फॉर्म में अभी लिख दीजिए। ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा 6I- हो जाएगा, और ये जो है इसमें कोई चेंज नहीं, ये क्रोमियम में चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा आपका Cr3+ जो है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, और प्लस 7H2O ये चलेगा, और प्लस जो है 3I2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि चार्जेस में
कहाँ पर क्या बैलेंसिंग है, ये देखिए ये 14H+ की बात चल रही है और ऑक्सीजन जो है वेल बैलेंस्ड है, क्रोमियम भी बैलेंस्ड है। चार्ज हमको देखना है कि बैलेंस है या नहीं है, तो वो क्या है 14+ है यहाँ, और इधर हो गया 6 और 2 8- तो 6+, और इधर भी 6+ है। इसका मतलब चार्ज भी वेल बैलेंस्ड है। तो देखिए यहाँ भी लेफ्ट में ये जो दो आयनिक पार्ट लिखा हुआ है, एक डाइक्रोमेटाइन, एक 14H+, ये भी तो कॉमन ही है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर इस रिएक्शन को 2-3 बार लिखा जाए तो अच्छी तरह से ये याद भी हो जाएगा और आप कॉन्सेप्चुअल भी हो जाएंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो चीज़ आपको लिखना है। यहाँ देखिए पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इनटू आयोडीन, तो पोटेशियम आयोडाइड एक एक्स्ट्रा आ रहा है और इधर आयोडीन एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी तो सब कॉमन ही है ये आयोडीन। ठीक है, और आयनिक फॉर्म में भी बहुत हद तक आपका कॉमन आयंस मिल जाते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग आयनिक फॉर्म में इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में लिख चुके थे। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और भी शो करते हैं और वो भी रिएक्शन आपको कलेक्ट कर लेना होगा। ऐसे हम रिएक्शन का आपको थोड़ा सा बताते हैं। इट ऑक्सीडाइजेस SO2 into H2SO4, ये आप लिख लेंगे। जो जो हम लिख रहे हैं उस चीज को आप पूरा करके दोनों ही फॉर्म में रखेंगे, है ना। इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट, देखिए Fe2+ इंटू Fe3+। 4 में देखिए इट ऑक्सीडाइजेस H2S, देखिए इंटू सल्फर, है ना। तो ये सब रिएक्शन जो है एक और देख लीजिए। इट ऑक्सीडाइजेस HCl, या हम लोग HX भी लिख सकते हैं, है ना, इंटू Cl2। तो इस तरह से जो है इतने रिएक्शंस आप आराम से दोनों ही मीडियम में लिख लेंगे। दोनों ही मीडियम मतलब एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के फॉर्म में और एक जो है आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में, और सारा तो एसिडिक मीडियम में ही है, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे इसका थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। तो आई थिंक यू कैन डू ऑल दिस वर्क। ओके, अब आगे जो हम लोग करते हैं वो जरा देखिए। अभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज आपका खत्म नहीं हुआ। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का जो है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। इसके अलावे जो कुछ रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन नंबर 3 में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के नाम से, जो कभी हमने आपको बताया होगा। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए इसमें हम लोग क्या लेते हैं, देखिए ये पोटेशियम डाइक्रोमेट तो लेते ही हैं, प्लस कॉन्क H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्क ले लिए, और प्लस कहता है कि कोई भी आप क्लोराइड सॉल्ट ले लीजिए, चाहे KCl लीजिए, NaCl लीजिए, CaCl2 लीजिए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है ये बनता क्या चीज है, तो देखिए यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, यही मेन कंपाउंड है। इसी का रेडिश ब्राउन वेपर जो है निकलता है। क्या निकलता है, रेडिश ब्राउन वेपर। ठीक है, और इसके बाद जो है
पोटेशियम बाइसल्फेट होता है, ठीक है, और प्लस H2O होता है। तो ये तो ठीक है, आप अपना बैलेंस कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, ये देखिए क्रोमाइल क्लोराइड का रेडिश ब्राउन वेपर निकलेगा, जिससे ये पता चलेगा कि द गिवन सॉल्ट कंटेन्स क्लोराइड एज एनाइन। तो क्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए क्रोमाइल क्लोराइड जरूरी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कहीं पर एक लाइन लिख लीजिए या चाहे यहीं लिख लीजिए कि दिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन इन सॉल्ट एनालिसिस, है ना। तो ये जो है आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी फेमस टेस्ट है, लेकिन याद रखिए ये केवल क्लोराइड के लिए ही है, क्लोराइड आयन के लिए, ठीक है। तो ये एक हो गया रिएक्शन। तो इतने रिएक्शन आपका किसका हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, ठीक है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जो मैं आपको थोड़ा सा बतलाता हूं, हिंट करता हूं, और वो होता है रिएक्शन विथ, आप चौथा रिएक्शन लिख लीजिए अलग से, रिएक्शन विथ H2O2। जरा ध्यान दीजिए, H2O2 टू फॉर्म, देखिए CrO5, ऐसे लोग इसको बोलते हैं क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, लेकिन इनफैक्ट ये क्या होता है, क्रोमिक पेरोक्साइड होता है। क्या होता है, क्रोमिक पेरोक्साइड। तो आइदर क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बोलिए या फिर क्रोमिक पेरोक्साइड, ज़्यादा अच्छा नाम है इसका। और ये जो है मैंने हेडलाइन लिखा है, इसका रिएक्शन आप लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है ये लिख ही लेंगे। लेकिन ये लिखने का कारण मेरा ये था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने देखिए ये जो लिखा हुआ है, खास करके इसमें जो 4 ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड ग्रुप में फंसा हुआ है ना, जिसके चलते क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है। नहीं तो इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना लग रहा है, 10 लग रहा है, लेकिन 10 नहीं होकर के ये कितना हो जा रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू +6। क्यों, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड में फंसा हुआ है। अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो क्रोमियम के लिए हम लोग X लिख सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, +4 ऑक्सीजन जो है, देखिए पेरोक्साइड में है तो -1 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन तो ऑक्साइड है तो उसको -2 कर देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड हियर X इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ये कभी कभी क्लास 11 के रिडॉक्स रिएक्शन में भी बताया जाता है, लेकिन यहाँ भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम होप करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आप इस रिएक्शन को भी पूरा करके, है ना, हमको याद दिलाएंगे कि आपने ये काम कर लिया है। तो ये तो हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। अब जो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन अब इसके लिए देख लीजिए,
डाइक्रोमेट क्या होता है, अभी अभी कई बार हम लिख चुके हैं, Cr2O7 2 माइनस। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, एक क्रोमियम यहाँ बना लीजिए और एक क्रोमियम यहाँ बना लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए सब आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो होता है टेट्राहेड्रली जो है अटैच होता है, ये आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यही जो है डाइक्रोमेट होता है। एक यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर दीजिए, तो देखिए Cr2O7 2 माइनस लग रहा है ना। अगर आप यहाँ माइनस नहीं देंगे तो ब्रैकेट दे करके ब्रैकेट के ऊपर में भी आप -2 कर सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी कर दीजिए। तो यहाँ ईच क्रोमियम जो होता है वो टेट्राहेड्रली अटैच होता है। उसी तरह से अगर आपको क्रोमेट आयन की जरूरत है तो देखिए ये क्रोमेट आयन है, इसका भी स्ट्रक्चर आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, तो ये Cr हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये O हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ ले लीजिए, ये ऐसे हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और ये सब माइनस यहाँ दोनों सिंगल ऑक्सीजन पर दिखा दीजिए, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर, और जो है ये बन गया आपका डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। यहाँ भी क्रोमियम जो है वो टेट्राहेड्रली जो है अटैच है ना, रिमेनिंग ऑक्सीजन से। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन भी जान लेते हैं। और इसके बाद जो हम लोग को जानकारी लेनी है वो है यूजेस ऑफ K2Cr2O7। अब इसका यूज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, कुछ हम कलेक्ट कर देते हैं, बाकी जो है आप बुक से लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये काम देगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर estimation of Fe2 प्लस, है ना। इसके बाद आयोडीन दे दीजिए ETC, है ना। तो आयोडीन के एस्टिमेशन के लिए या चाहे फिर ये कहिए कि फेरस आयंस के एस्टिमेशन के लिए ये ज़रूरत है ना। इसके बाद देखिए, बल्कि आई थिंक ये आयोडीन नहीं बल्कि I- कर दीजिए, है ना। जैसे फेरस का हुआ उसी तरह से आयोडाइड का होगा, जहाँ पर आयोडीन का ही एस्टिमेशन होगा। तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। इसके बाद कहता है कि इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में भी लेदर नहीं बल्कि लेदर होता है, सॉरी, इन लेदर इंडस्ट्री दीजिए, इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर जो स्किन होता है आपका, है ना, वो खास करके एनिमल स्किन को लेदर बोलते हैं। लेदर इंडस्ट्री में ये टैनिंग के फॉर्म में जो होता है वो यूज़ होता है इन लेदर इंडस्ट्री। तीसरा जो है एज ये देखिए प्रिंटिंग प्रेस में भी जो है आप इसका यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी में, है ना। एज ऐसा लिखिए, इन फोटोग्राफी कर दीजिए, इन फोटोग्राफी, ये सब देख लेंगे। और चौथा जो होता है
एज लेबोरेटरी रिएजेंट कर दीजिए। लेबोरेटरी रिएजेंट जो अभी अभी आपने देखा कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो या सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट हो, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही डिस्टिंग्विश करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट जो है आपका टेस्ट है, यूजेज है, खास करके किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दो ही कंपाउंड पढ़ना है मेनली हम लोगों को डिटेल में, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक पोटेशियम परमैंगनेट। तो डाइक्रोमेट लगभग खत्म हो जाता है, इसका जो इम्पॉर्टेंट और भी कहीं कुछ पॉइंट मिलेगा वो मैं कलेक्ट करके आपको देता रहूँगा। और फिर वही बात कि आप केमिस्ट्री माय ड्रीम से जुड़े रहें एवरीडे, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो उसको जो है आप देख करके रिवीजन कर लीजिए और फिर अपने ड्रीम को पूरा करने की ओर अग्रसर रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।